एक बार की बात है, एक गांव में रोहन नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। रोहन भी एक अच्छी नौकरी करता था। उससे उनके परिवार का घर का खर्च चलता था। अरे पिंकू बेटा, जल्दी उठो, तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो रहा है। मम्मी बस थोड़ी देर और सोने दो मुझे। नहीं बेटा, जल्दी उठो, तुम्हारी बस निकल जाएगी, फिर स्कूल में तुम्हें टीचर डांटेंगी। जल्दी उठो। हाँ बेटा, जल्दी उठो, तुम्हें लेट हो रहा है स्कूल के लिए। जी पापा। चलो मैं तुम्हें नहला देती हूँ। फिर रोशनी उसे स्कूल के लिए तैयार कर देती है और लंच भी पैक कर देती है। अजी आप भी तैयार हो जाइए, फिर आप पिंकू को अपने साथ ही ले जाना। ठीक है भाग्यवान। ठीक है पापा, चलो। नहीं पिंकू, पहले अपना दूध फिनिश करो। नहीं मम्मी, मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। देखा, दूध सेहत के लिए अच्छा होता है, हमें दूध पीना चाहिए, जिससे हमें ताकत मिलती है। तुम्हें बड़ा होना है ना, इसलिए तुम्हें दूध पीना होगा। और अगर तुम दूध फिनिश करोगे ना तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। ठीक है, मैं सारा दूध पी लेता हूँ। उसके बाद पिंकू दूध फिनिश कर लेता है। आजकल के बच्चों को ना एक काम खत्म करने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। हा हा हा। उसके बाद रोहन खाना खाकर पिंकू को लेकर घर से चला जाता है और उसे स्कूल छोड़ने के बाद अपने ऑफिस चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोशनी का घर का सारा काम खत्म करने लगती है। तभी वहां पर शांति आ जाती है। अरे तुमने अभी तक घर का कुछ भी काम नहीं किया। अरे आजकल की बहुएं तो टाइम पर भी नहीं उठती हैं। अरे इस महारानी को तो लेट ही सोना होता है। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। अरे बस मैं अभी जल्दी से काम खत्म कर लेती हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम काम करके बिल्कुल भी खुश नहीं हो। तुम्हारा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। बस इस महारानी से कितनी भी जुबान लड़वा लो। बस मम्मी जी, मैं अभी कर देती हूँ। उसके बाद शांति अपने कमरे में चली जाती है और जाकर माला जपने लगती है। रोशनी तब तक घर का सारा काम कर लेती है और पिंकू को लाने का टाइम भी हो जाता है। उसके बाद रोशनी पिंकू को स्कूल से ले आती है। बेटा, तुम्हारे स्कूल का दिन कैसा रहा? जी मम्मी, मैंने स्कूल का सारा काम किया और आज स्कूल में खेल भी हुए और हमने बहुत मस्ती की थी। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुमने खाना क्यों नहीं खाया? वो मम्मी, मेरा दोस्त वो लंच में समोसे लेकर आया था तो हम सब ने मिलकर वो समोसे खा लिए थे, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया था। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा मैं अब तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? नहीं मम्मी, अब मेरा बिल्कुल कुछ भी खाने का मन नहीं है। उसके बाद शाम हो जाती है और रोशनी सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। फिर रोहन भी ऑफिस से घर आ जाता है और आते वक्त रोहन सबके लिए आइसक्रीम लेकर आता है और फिर सब मिलकर आइसक्रीम खाते हैं। पापा, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट आइसक्रीम है, मुझे एक और चाहिए। हाँ ये लो बेटा, तुम्हारे लिए तो लाया था। जी बहुत ही स्वादिष्ट है। रोशनी को इस तरह आराम से बैठकर आइसक्रीम खाते हुए देखकर शांति को अशांति हो जाती है और फिर वो बिना वजह रोशनी को टोकती है। तुम काम करके तो बिल्कुल भी खुश नहीं होती और बैठे महारानी को खिलाते रहो बस। पर मम्मी जी। क्या मम्मी जी? तुम कोई भी काम करके राजी हो? अच्छा ले जाओ, मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे भूख लगी है। हाँ भाग्यवान, भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी है। आज पूरे दिन काम करके बहुत थक गया हूँ मैं। हाँ, मैं आप सबके लिए खाना लगा देती हूँ, तब तक आप फ्रेश हो जाइए। हाँ पिंकू बेटा, तुम भी हाथ धो लो और तब तक मैं फ्रेश हो जाता हूँ। फिर हम सब मिलकर खाना खाते हैं। हाँ पापा, ठीक है। उसके बाद सभी खाना खाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन रोशनी पिंकू को स्कूल के लिए तैयार करती है। बाकी दिनों की तरह ही रोहन फिर से पिंकू को स्कूल ले जाता है और उसे स्कूल छोड़ने के बाद वो अपनी कार में अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है। तभी उसका रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है। वहां आसपास बहुत लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। उसके बाद कुछ लोग रोहन को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। वहां से रोशनी के पास फोन आता है। जब रोशनी ये बात सुनती है तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसे रोता देखकर शांति उसके पास आती है और कहती है, अरे क्या बात है, तू इतना क्यों रो रही है? वो मम्मी जी। ये बार बार वो क्या कर रही है? अरे तेरी जबान को क्या हो गया, साफ साफ बता क्या बात है। मम्मी जी, जब रोहन जी अपने ऑफिस के लिए जा रहे थे तब। उसके बाद रोशनी शांति को सारी बात बता देती है। ये सब सुन के शांति के पांव तले भी जमीन खिसक जाती है। उसके बाद शांति भी रोने लगती है। आखिर ये क्या हो गया? मम्मी जी आप शांत हो जाइए। अरे भला मैं कैसे शांत हूँ?
मम्मी जी, हमें सबसे पहले हॉस्पिटल जाना होगा। हाँ बहू, जल्दी चल, मुझे भी हॉस्पिटल लेके चल। ठीक है मम्मी जी। उसके बाद रोशनी और शांति जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं और फिर डॉक्टर उन्हें रोहन से मिलने नहीं देते हैं क्योंकि रोहन की तबीयत काफी क्रिटिकल थी। रोशनी और शांति को रोहन से मिलने नहीं देते। रोहन की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। डॉक्टर साहब, रोहन जी कब तक ठीक हो जाएंगे? देखिए, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी हमें जल्दी से ऑपरेशन करना होगा। उसके बाद रोहन के ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। तब रोशनी रोहन की सेविंग्स के पैसे जमा करवा देती है और फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर कहता है कि अब रोहन का पैर काम नहीं कर सकता क्योंकि उसके पैर की हड्डी टूट चुकी है और एक हाथ भी टूट गया है। उसकी थोड़ी देर बाद रोहन को होश आ जाता है। तब शांति और रोशनी रोहन से मिलने जाते हैं। फिर शांति और रोशनी रोहन का घर ले आती है। माँ, ये सब क्या हो गया? अब तो मैं कुछ भी काम नहीं कर सकता। घर का खर्च कैसे निकलेगा? और पिंकू की स्कूल की फीस भी तो भरनी है। जो भी पैसे मैंने इमरजेंसी के लिए रखे थे वह तो मेरे इलाज में ही लग गए। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, भगवान सब भला करेंगे। आप जल्दी ठीक हो जाओगे, फिर काम में लग जाओगे। मुझे पता है कि अब मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। तुम मुझे झूठे दिलासे मत दो। पापा, आप ठीक तो हो ना? आपको क्या हुआ है? बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पैर और हाथ में बस थोड़ी सी चोट लगी है। उसके थोड़े दिन बाद उनके घर की स्थिति बिगड़ जाती है। रोहन की कमाई हुई सेविंग भी खत्म हो जाती है और घर का सारा राशन भी खत्म हो जाता है। साथ ही उनके हालात और भी बिगड़ जाते हैं। फिर रोहन और रोशनी सोचते हैं कि अब क्या होगा, घर का खर्च कैसे चलेगा। पिंकू की स्कूल की फीस भी भरनी है और रोहन की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ शांति की भी तबीयत खराब हो जाती है। अब क्या होगा? आप चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। पर अब हम करेंगे भी क्या? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं हूं ना कोई काम जरूर करूंगी। लेकिन रोशनी, तुम भला क्या काम करोगी? अजी, आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद रोशनी काम ढूंढने के लिए जाती है और कहीं पर भी उसे काम नहीं मिलता, जिससे रोशनी बहुत परेशान हो जाती है और मायूस होकर घर आ जाती है। जिससे रोहन पूछता है कि तुम्हें काम मिला या नहीं, जिससे रोशनी और रोहन दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। अजी नहीं, मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला है। अरे भाग्यवान, तुम तंदूरी समोसे बहुत अच्छे बनाती हो। यहाँ पर कोई भी तंदूरी समोसा नहीं बनाता है। तुमने जो घर पर बनाया था ना, वो बहुत ही स्वादिष्ट था। अजी, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन लेकिन क्या रोशनी, मुझे पता है कि तुम ये काम कर लोगी। अपने आप पर विश्वास रखो। हमें घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। हाँ, आप कह तो सही रहे हो। ठीक है, मैं कल से तंदूरी समोसे का ठेला लगाती हूँ। उसके बाद रोशनी तंदूरी समोसे का ठेला लगाती है। स्टार्टिंग में तो उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं होता। वे बहुत ही उदास हो जाती है और उदास होकर घर वापस आ जाती है। तब रोहन उससे पूछता है, अरे भाग्यवान, तुम उदास क्यों हो? अजी अब मैं क्या बताऊं, आज मेरे ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आया है। कोई बात नहीं, तुम हार मत मानो, सब ठीक होगा। सब्र का फल मीठा होता है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, इसलिए तुम उदास मत हो। फिर अगले दिन रोशनी ठेले पर एक ग्राहक आता है। एक प्लेट तंदूरी समोसा लगा दो। अरे वाह बहन जी, आप तो बहुत ही स्वादिष्ट तंदूरी समोसे बनाती हो। फिर रोशनी खुश हो जाती है और उस दिन रोशनी के पास बहुत ग्राहक आते हैं। वो खुश होकर घर जाती है। आज तुम इतनी खुश कैसे हो? आज मेरी बहुत अच्छी कमाई हुई है, इसलिए मैं सभी के लिए आइसक्रीम लेकर आई हूँ। मैंने कहा था ना, हार मत मानना, सब अच्छा होगा। हाँ, आपने सही कहा था। रोशनी के ठेले पर बहुत सारे ग्राहक आने लगते हैं और घर का खर्च भी बहुत अच्छे से चलने लगता है, जिसकी वजह से पिंकू भी दोबारा स्कूल जाने लगता है। ये देखकर शांति सोचती है कि मेरी बहू घर चलाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है और मैं इससे भला बुरा कहती थी। ये देखकर शांति का अफसोस होता है और फिर वो रोशनी से बात करती है। अरे बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहती थी। इस बात पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे, मुझे तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी बातें मत करिए। अरे नहीं बहू, तू मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसके बाद शांति भी अब रोशनी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी थी। अब उनके घर का खर्च बहुत अच्छे से चलने लगा। उसके बाद उनके घर के हालात पहले से बहुत अच्छे हो जाते हैं। उनके तंदूरी मोमोज का ठेला भी बहुत अच्छा चलने लगता है,
जिससे उनके ठेले पर बहुत सारे ग्राहक आते हैं। उनकी कमाई भी बहुत अच्छी होने लगती है। फिर उनके हालात पहले से और भी बेहतर हो जाते हैं। अब वो सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं और उसके कुछ टाइम बाद रोहन भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। बंगाल के एक छोटे से गांव में सुधा अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता हर रोज वाड़ी से ताजी मछलियां पकड़कर बाजार में बेचा करते थे। सुधा को भी मछली खाना बहुत पसंद था। उसकी माँ अक्सर उसके लिए गर्मा गर्म भात के साथ फिश करी बनाया करती थी। सुधा को अपनी माँ के हाथ की बनी फिश करी इतनी ज्यादा पसंद थी कि वो आए दिन अपनी माँ से फिश करी बनवाया करती थी। इसी तरह समय बीता और सुधा अब 20 साल की हो गई। आज तुम मेरे लिए फिश करी बनाओ ना। कितने दिन हो गए तुमने मेरे लिए फिश करी नहीं बनाई। अरे बोल तो ऐसे रही है जैसे तुझे फिश करी खाए पता नहीं कितने दिन हो गए। अभी 3 दिन पहले ही तो मैंने तेरे लिए फिश करी बनाई थी। अरे तो देखो तो पूरे 3 दिन हो गए तुमने मेरे लिए फिश करी नहीं बनाई। मैं तो अगर एक दिन भी तुम्हारे हाथ की बनी फिश करी ना खाऊं ना तो मुझे अजीब सा लगने लगता है। अब तो फिर भी मैंने 3 दिन से तुम्हारे हाथ की फिश करी नहीं खाई। अब तू बड़ी हो गई है। अब मैं कब तक तुझे अपने हाथ की फिश करी बनाकर खिलाती रहूंगी। अब तो तू मुझे अपने हाथ से गर्मा गर्म भात के साथ स्वादिष्ट फिश करी बनाकर खिला। मन तो मेरा भी बहुत करता है तुम्हें अपने हाथ की फिश करी खिलाने का, लेकिन क्या करूं, मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन तुम जैसी फिश करी कभी बना ही नहीं पाती। पता नहीं तुम फिश करी में ऐसा कौन सा मसाला डालती हो जो तुम्हारे हाथ की फिश करी इतनी टेस्टी बनती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं फिश करी में वही सब मसाले डालती हूँ जो तू फिश करी में डालती है। नहीं माँ, कुछ तो अलग है जो मैं इतनी भी कोशिश करने के बाद तुम जैसी फिश करी नहीं बना पाती। अच्छा ऐसा है तो चल आज मैं तुझे अच्छी तरह से फिश करी बनाना सिखाती हूँ। ललिता सुधा को अच्छी तरह फिश करी बनाना सिखाती है। तो अगले दिन सुधा घर में सबके लिए फिश करी बनाकर तैयार करती है। अरे वाह, आज तो फिश करी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। वो तो आएगी ही माँ। आज मैंने फिश करी तुम्हारी बताई हुई रेसिपी से जो बनाई है। आज तुम मेरे हाथ की फिश करी खाकर देखना, अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। अच्छा तो चल आजा, फिर जल्दी से परोस दे। सुधा सबके लिए खाना परोसती है। तभी उसके पिताजी भी खेत से खाना खाने के लिए आते हैं। अरे बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप। देखिए आज हमारी बेटिया ने हमारे लिए कितनी स्वादिष्ट फिश करी बनाई है। क्या ये फिश करी सुधा ने बनाई है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चल बेटा जल्दी से खाना परोस दे, बहुत जोर से भूख लग रही है। सुधा अपने माता पिता को खाना परोसती है तो उसके हाथ की बनी फिश करी खाकर वो दोनों अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अरे वाह बेटा, आज तो तूने फिश करी बनाने में अपनी माँ को भी पीछे छोड़ दिया। फिश करी का ऐसा स्वाद तो आज तक मैंने कहीं नहीं चखा। क्या पिताजी आप भी एक खामखा में ही तारीफ कर रहे हैं। हाँ मानती हूँ कि फिश करी अच्छी बनी होगी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कि माँ के हाथ की बनी फिश करी का मुकाबला कर सके। वो लोग खाना खा ही रहे होते हैं तभी उनके घर पर उनकी एक पड़ोसन विमला काकी आती हैं। आओ आओ विमला काकी, बहुत दिनों बाद आना हुआ। आ जाओ बैठकर हमारे साथ खाना खाओ। आज सुधा ने अपने हाथों से हमारे लिए फिश करी बनाई है। अरे वाह, फिश करी अगर सुधा बिटिया ने बनाई है तब तो मैं जरूर चखूंगी। लेकिन उससे पहले जो बात कहने आई है वो तो कह दूं। क्या हुआ विमला काकी, कोई बहुत जरूरी बात है क्या? अरे जरूरी बात तो है। तूने उस दिन मुझसे कहा था ना कि मेरी सुधा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता मिले तो जरूर बताना। तो बस मुझे सुधा के लिए एक अच्छा सा रिश्ता मिल गया है, तो उसी सिलसिले में तुझसे बात करने के लिए आई हूँ। लड़का बहुत अच्छा है, खेती का काम करता है। ज्यादा तो नहीं लेकिन इतना कमा लेता है कि घर का खर्चा चल सके। अब बाकी तुम भी जानते हो, हम जैसे गरीब लोगों के रिश्ते हम जैसे लोगों में ही अच्छा हो तो अच्छा है, वरना अमीर लोगों के यहाँ शादी करके तो लड़कियां जिंदगी भर पछताती हैं। अरे आपने सही कहा काकी। अब वैसे भी मैं सुधा के लिए ऐसा ही लड़का चाहती थी जो भले ही कम कमाता हो लेकिन अच्छा हो। अच्छा हुआ जो आपने मुझे इस रिश्ते के बारे में बता दिया। अगले हफ्ते घर बुला लीजिए। अगले हफ्ते सुधा को देखने के लिए लड़के वाले उनके घर पर आते हैं। पहली नजर में देखते ही सुधा उन लोगों को पसंद आ जाती है। कुछ महीने बाद शादी करके सुधा अपने ससुराल चली जाती है। सुधा मैं खेत में जा रहा हूँ, दोपहर में खाना खाने आऊँगा। अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं दोपहर में आते हुए ले आऊँगा। नहीं नहीं जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप ये बता दीजिए कि मैं दोपहर में खाने के लिए क्या बनाऊं। तुम्हारा जो भी मन हो तुम बना लेना सुधा।
तुम तो वैसे भी सब कुछ अच्छा ही बनाती हो। जब हम तुम्हें देखने आए थे तो तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा था, इसीलिए तुम्हारा जो मन हो तुम खुद ही बना लो। अच्छा, तो मैं आपके लिए आज फिश करी बनाऊं। मैंने फिश करी अपनी माँ से बनाना सीखी है। मेरी माँ बहुत अच्छी फिश करी बनाती है। आप एक बार मेरे हाथ की फिश करी खा लोगे ना तो हर रोज फिश करी खाने में मांगोगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम आज खाने में फिश करी ही बना लेना। माँ को भी फिश करी बहुत पसंद है, लेकिन बूढ़ी होने के बाद माँ से अब घर का काम नहीं होता। तुम आज फिश करी बनाओगी तो माँ भी फिश करी खाकर बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन तुम्हें खुद बाजार जाकर ही मछली लानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अभी खेत में जाकर फसल की कटाई करनी है। अगर मैं मछली लेने जाऊंगा तो शाम को ही आ पाऊंगा, तो तुम दिन में कुछ और बना लो, शाम को फिश करी बना लेना। नहीं नहीं जी, ये फिश करी तो मैं दोपहर में ही बनाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं बाजार जाकर मछली खरीद कर ले आऊंगी। मोहन काम करने के लिए खेत में चला जाता है और सुधा बाजार जाकर मछली खरीद कर ले आती है। वो पूरे मन से सभी के लिए फिश करी बनाकर तैयार करती है। दोपहर होते ही मोहन घर पर खाना खाने के लिए आ जाता है। सुधा सभी के लिए खाना परोस देती है। अरे वाह बहू, आज तूने खाने में फिश करी बनाई है। फिश करी तो मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन अब मुझसे खाना बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं होती, इसलिए कुछ आसान सा ही बना लेती हूँ। आज तो तूने खाने में फिश करी बनाकर मेरे मन को खुश कर दिया। फिश करी में से खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। लगता है ये खाने में भी बहुत अच्छी होगी। हाँ माँ जी, ये फिश करी मैंने बनाई है और ये मैंने अपनी माँ से सीखी है। आप एक बार खाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। सुधा के ससुराल वाले जैसे ही उसके हाथ की बनी फिश करी को चखते हैं तो उन्हें उसका स्वाद बहुत ही पसंद आता है। सच में बहू, ये फिश करी तो बहुत ही स्वादिष्ट है और मैंने तो आज से पहले अपनी जिंदगी में कभी इतनी स्वादिष्ट फिश करी नहीं खाई। अब मैं तो कहती हूँ अब तो खाने में हर रोज यही फिश करी बनाई हो। इसे खाकर तो मुझे मजा आ गया। सच में सुधा, ऐसी फिश करी तो बाजार में भी नहीं मिलती। अगर कोई ऐसी फिश करी बनाकर बाजार में बेचने लगे तो वो एक प्लेट फिश करी और चावल के लिए कम से कम 100 रुपए ले लेगा। अगर मैं तुम्हारे हाथ की बनी फिश करी को बाजार में बेचने लगूं तो थोड़े ही समय में लखपति बन जाऊंगा। सब लोग इसी तरह हंसी मजाक करते हुए खाना खाने लगते हैं। अब कम से कम हफ्ते में 3 से 4 बार सुधा घर पर फिश करी बनाने लगती। सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था। तभी एक दिन मोहन की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो उसे अस्पताल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उनका ऑपरेशन करने के लिए 5 लाख रुपए का खर्चा बता देते हैं। समझ नहीं आ रहा, इतनी जल्दी मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊं? हम जैसे गरीब लोगों के पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी? मेरे पास तो ले देकर ये एक खेत ही है, इसे गिरवी रखकर ही अब मुझे माँ का इलाज करवाना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं जी, खेत में दोबारा वापस मिल जाएगा, लेकिन माँ जी का ऑपरेशन करवाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जल्दी से जमींदार के पास जाकर अपने खेत की गिरवी रख दीजिए। मोहन अपनी माँ का ऑपरेशन करवाने के लिए अपने खेत को जमींदार साहब के पास फिर गिरवी रख देता है। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ भी ठीक होकर घर जा जाती हैं, लेकिन अब उसके सर पर घर के खर्चे के साथ साथ जमींदार साहब का कर्ज चुकाने का भी बोझ था। लेकिन इस बार खेत की फसल बारिश की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो जाती है, जिस वजह से वो जमींदार साहब आपके पैसे दिए हुए नहीं चुका पाता। अगर अगले 3 महीने में मैं जमींदार साहब के पैसे नहीं चुका पाया तो मेरा खेत मेरे हाथों से चला जाएगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जो कहती हूँ मेरी बात मानिए। मैं बाजार में अपना फिश करी का ठेला खोल लेती हूँ। आजकल खाने में बहुत कमाई है। बारिश कब फसल को खराब कर दे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिश करी का काम तो हमेशा ही चलता रहेगा। तुम ठीक कहती हो सुधा, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं बाजार में तुम्हारा फिश करी का ठेला खुलवा सकूं। अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अपने कुछ गहनों को बेचकर फिश करी का ठेला खोल लूंगी। फिश करी का ठेला खोलने से ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर तुम्हें ये सही लगता है तो तुम यही करो। मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मोहन सुनार के पास जाकर सुधा के कुछ गहनों को बेच देता है। उन पैसों में सुधा बाजार में अपना फिश करी का ठेला खोलती है। उसके हाथ की फिश करी लोगों को इतनी पसंद आती है कि बहुत ही कम समय में वो पूरे बाजार में गरीब फिश करी वाली के नाम से मशहूर हो जाती है। वो अपने फिश करी के ठेले से इतने पैसे कमा लेती है कि 3 महीने की जगह 1 महीने के अंदर ही वो जमींदार साहब के सारे पैसे चुका देते हैं। 1 साल के अंदर उनका काम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उन्हें गांव में अपना फिश करी का ढाबा खोलना पड़ता है। मोहन भी अब सुधा का काम में पूरी तरह से मदद करने लगता है। धीरे धीरे दोनों मिलकर
मेहनत करके गांव में अपना फिश करी का रेस्टोरेंट खोल लेते हैं और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं।